आज के क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं और इसे कुछ न्यू कंसेप्ट देखते हैं। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इक्विलिब्रियम में तीन चीजें हमें पढ़नी होती हैं। आपके सिलेबस में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम होता है। तो ये तीन चीजें होती हैं इक्विलिब्रियम में जिसे हम पढ़ेंगे। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया क्या होता है। यहां पर द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction. तो ऐसा स्टेट जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसे अच्छे से जानेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं। तो बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर मैंने कोई ब्रिक या कोई भी ऐसी चीज ली और उसमें दोनों साइड से फोर्स लगाया F1 और F2, अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा तो F1 इज इक्वल टू F2। इट मींस कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल है। फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट से हो रहा है। तो दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेट्स से मान लीजिए कि हमने एक बीकर में 1 लीटर वाटर लिया। 1 लीटर वाटर लिया। तो बच्चों, यहां पे हमने 1 लीटर वाटर ले लिया। अगर अब मैं ऊपर से यहां पर वाटर के ड्रॉप्स डालूं, यहां पर ऊपर से वाटर के ड्रॉप्स डालूं और सेम वाटर के ड्रॉप्स नीचे से बाहर आ जाए, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे से जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, यहां पर ओवरऑल जो वाटर होगा वह 1 लीटर ही होगा। इट मींस कि यहां वाटर चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पे सप्लाई ऑफ एनर्जी और एग्जिट ऑफ एनर्जी सेम टाइम में सेम रेट से हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर भी हमने देखा कि जो हमारा फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड रेट के बराबर है, वो बैकवर्ड रेट के बराबर है, इक्वल है। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं, यहां पर आपको बोला गया कि कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। हम बच्चों यहां पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये आपके कुछ रिएक्शंस होते हैं जो आपने देखा है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन जो हमारा होता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बताते हैं। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बताते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन होती है, ये जो एरो यूज करते हैं हम इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं और ये हमें बताते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर कि सेम रेट से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और सेम रेट से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखिएगा कि इस एरो का हम यूज सिर्फ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में करते हैं। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पर आपको दिया गया है कि H2 + I2 आपको 2HI देता है और यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन दिया गया है। पूछा जा रहा है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस 1 इज सेम एज दैट इन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि केस 1 में जो एनर्जी का फ्लो दिख रहा है वो क्या केस 2 या केस 3 में है। तो यहां पे हम देखते हैं केस 3 को पहले देखते हैं कि यहां पे लेवल ऑफ वाटर था, अब वहां से लेवल ऑफ वाटर धीरे धीरे बाहर आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है और कोई ऐसा सिस्टम बाहर से सप्लाई नहीं किया गया है जहां पर फ्लो ऑफ वाटर
इंक्रीज हो, मतलब ये स्टेट तो नहीं होगा। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि फर्नेस है, यहां पर जो रॉड हमें दी गई है मेटल रॉड, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उस फर्नेस के अंदर एनर्जी को बढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि इस स्टेट में हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस दोनों का फॉर्मेशन रेट सेम है। तो यहां इस क्वेश्चन के अगर इस आंसर को हम कवर करें तो हम देख सकते हैं कि यहां पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। यहां पर हम देखते हैं कि फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है। यहां पर सबसे इजी चीजें हम जान ले कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस। जैसे बच्चों अगर आइस लिया, आइस को हमने मेल्ट करके वाटर बना दिया, तो आइस से वाटर का बनना हमें मेल्टिंग पता है और वाटर से आइस का बनना हमें फ्रीजिंग पता है। तो यहां पर जो चीज कॉमन है वो आपका फॉर्मूला जो कि H2O होता है। यहां पर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि यहां पर हमारा कंपोनेंट सेम है, यहां पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है, यहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही सेम है, लेकिन यह सिर्फ अपने फिजिकल चेंजेस को शो कर रहे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अभी हमने डिस्कस किया आइस का वाटर में बनना, वाटर का आइस में बनना। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यहां पर जो प्रोसेस होता है वह सेम रेट से होता है, यहां पर जो प्रोसेस होता है वह सेम रेट से होता है और सेम अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर हमें मिलता है। तो ये चीज हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में समझी। अब हम देखते हैं कि मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विथ अ टाइम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका रीजन क्या है बच्चों? जब आइस से वाटर में कन्वर्जन होता है तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इसका रीजन है कि फेज, जब यहां पर जो हमारा फेज है वह सॉलिड है और यहां यह लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स जरूरत होती है। वह उस फोर्स, उस ब्रेकिंग फोर्स का यूज होता है लिक्विड के स्टेट को चेंज करने के लिए। सॉरी, यहां पर इसके स्टेट को चेंज करने के सॉलिड स्टेट से या लिक्विड स्टेट में जा रहा है, सॉलिड स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, उनकी एनर्जी को उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं और जब हम उसे हीट करते हैं तब वो धीरे धीरे अलग होते हैं। यही रीजन है कि जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सप्लाई टेम्परेचर का हम करते हैं उसका यूज बच्चों स्टेट चेंज में होता है। सप्लाइड एनर्जी का यूज स्टेट चेंज में होता है। तो यहां पे लिख लेते हैं कि स्टेट चेंज में उस गिवन सप्लाइड एनर्जी या सप्लाइड हीट का यूज होता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्योंकि यहां पर हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा दूर। तो जब हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स की कंडीशन होती है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें यहां उस टेम्परेचर से मिलती है, इसलिए कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहां भी हमने देखा है कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। यहां पर बच्चों ये चीजें लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है।
तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा अपने घर में कि जब आप किचन में पानी को गर्म करोगे तो आपने फील किया है कि अगर 5 मिनट्स के बाद आप जाओ तो आपको सिर्फ सरफेस का पानी गर्म फील होता है या हॉट फील होता है, लेकिन अगर आप 30 मिनट्स के बाद जाओगे तो उस कंटेनर में रखा हुआ पूरा पानी अच्छे से गर्म हो जाता है और बॉयल हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो आपका पार्टिकल होता है वह पूरी तरह से हाईएस्ट टेम्परेचर पे होता है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों यहाँ पे जो सरफेस पे जो चीज पानी गर्म होती है उसे हम वेपोराइजेशन बोलते हैं, उसे हम वेपोराइजेशन बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट हमारा इवेपोरेशन होता है और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आपको सिर्फ सरफेस का पानी गर्म फील हो रहा है इसका मतलब कि वहां पे सिर्फ वेपोराइजेशन हुआ है, वहां पर सिर्फ वेपोराइजेशन हुआ है। लेकिन अगर आपको पूरा पानी गर्म फील हो रहा है तो वहां पर वो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वहां पर ईच एंड एवरी पार्टिकल को हीट फील हुई है, तो इसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का आप डेफिनेशन देख सकते हो कि for any pure liquid at 1 atmospheric pressure and the temperature at which the liquid and vapors are at equilibrium। यहां पर याद रखिएगा कि लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यहां पर लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो बच्चों ये चीज हमें क्लियर हो गई कि लिक्विड और वेपर जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो यह भी एक इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। अब हम देखेंगे कि यहां पर हमसे पूछा गया है कि व्हाट अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर इन सील्ड कंटेनर। एक कंटेनर में और वो कंटेनर सील्ड है, वो कंटेनर बंद है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को सीधा बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा। हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT के फॉर्मूले से कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है तो आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज हमें समझ में आती है कि इनिशियल स्टेज में आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंक्रीज हो गया है। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम इट सडनली इंक्रीज, हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हम जानते हैं इवेपोरेशन, बच्चों यहां पर वेपोराइजेशन नहीं इवेपोरेशन होता है। वेपोराइजेशन इज अ बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन समटाइम्स बॉइलिंग पॉइंट को हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन हम जानते हैं बच्चों कि जो अगर आपके फ्लोर पे पानी है और अगर वो फ्लोर किस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। तो यहां पर ये चीज समझ में आती है कि अगर हमने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को बढ़ाया है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन विल फास्ट, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर आपने किसी फ्लोर पे पानी डाला, अगर उस फ्लोर पर जो पानी डाला है अगर उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दे तो वहां पर इवेपोरेशन फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज, व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों और आपको इसका जवाब हमारी कमेंट सेक्शन में देना है। देन हम देखते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। यहां पर हम जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब
आपने घर में देखा होगा कैम्फॉर, वहां पे क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, कुछ समय के बाद वो वेपर स्टेट में चला आता है। जब वो सॉलिड और वेपर की स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है तो उसे हम सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।